और थोड़ी देर में थम जाएगा उपचुनाव का प्रचार। शाम 6 बजे प्रचार थम जाएगा। ढोल नगाड़े बाजे गाजे और माइक की आवाज बंद। और आखिरी दिन बीजेपी कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी। एमपी की 28 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग। छत्तीसगढ़ की मरवाई सीट एकमात्र सीट जिस पर उपचुनाव। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो इलेक्शन की पल पल की अपडेट आपको हमने दी और अब इंतजार 3 तारीख का। लेकिन थोड़ी देर बाद 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। तो चलिए पल पल की अपडेट लेने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता 10 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पल पल की अपडेट कहां से और क्या स्थिति है वहां पर ये हम लेंगे। सीधे भिंड चलते हैं। हमारे संवाददाता सुधीर लाइव जुड़े हुए हमारे साथ। सुधीर, लगभग थोड़ी देर बाद जो है वो चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो जाएगा। डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू हो जाएगी। फिर आप गाजे बाजे के साथ रैली नहीं कर सकते, माइक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये सभी प्रत्याशी जानते हैं। हालांकि इस उपचुनाव में जितनी चुनाव आयोग ने जो है एक्शन भी लिया, कई शिकायतें भी हुई। सवाल ये कि प्रचार खत्म, दोनों ही पार्टी ने पूरा जोर लगाया। अभी आप कहां हैं और क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल विजय, अगर बात किया तो ये उपचुनाव किसी आम चुनाव से कम नहीं थे। और बात करें तो इस उपचुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर पहली बार जो है वो प्रचार आक्रामकता जो है वो कम से कम जरूर देखने को मिली है। प्रचार खत्म होने को पर लेकिन ये चुनाव जो है अपने आप में जो नेताओं के भाषण था उसके लिए जाना जाएगा। खासकर अगर बात करें तो जिस तरीके से बड़े नेताओं के ऊपर चुनाव आयोग की कार्रवाई हुई, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात करें या फिर प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं इमरती देवी उनकी बात की जाए, स्टार प्रचारक का दर्जा जो है वो तक छीना गया और कई प्रचारकों के जो है प्रचार करने पर भी रोक लगाई गई। आखिरी वक्त पर इमरती देवी की बात हो या आचार्य प्रमोद कृष्ण की बात हो, क्योंकि बयान जिस तरीके से इस पूरे उपचुनाव के अंदर इस्तेमाल किए गए थे वो कहीं ना कहीं इस चुनाव को हमेशा ऐतिहासिक बनाकर रखेंगे। हालांकि शब्दों की मर्यादा जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिरी इन उपचुनाव में और गद्दार वर्सेस वफादार के बीच में कई ऐसे शब्द निकल कर आए जो कि शायद राजनीतिक संवाद में या फिर कहना चाहिए कि सामान्य संवाद में जिनको शोभाजनक शब्द बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। पर लेकिन आखिरी दिन प्रचार की बात करेंगे क्योंकि लगातार एक लंबा कैंपेन जो है वो पूरे मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर देखने को मिला। चुनाव भले ही 28 सीटों पर हो पर लेकिन सभी 230 सीटों की जो मध्य प्रदेश विधानसभा की जनता है उनकी निगाह इस पूरे उपचुनाव में लगी हुई है। लिहाजा ये उपचुनाव मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी के लिए बचाने के लिए है, कांग्रेस में सत्ता की वापसी के लिए है। ऐसे में इन उपचुनाव को लेकर पूरी मध्य प्रदेश की जनता जो है इन सभी 28 सीटों पर देख रही है। मैं इस समय भिंड जिले की मेहगांव सीट पर मौजूद हूँ विजय, और यहाँ पर चुनाव प्रचार लगभग थम गया है। आखिरी दौर में यहाँ पर जोर आजमाइश काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि जिनकी वजह से बीजेपी की सरकार बनी है, आज मेहगांव के अंदर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस की ओर से अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने प्रचार को खत्म भी किया था। इसी इलाके से बगावत की शुरुआत हुई थी। लिहाजा इस पूरे इलाके के अंदर चुनाव प्रचार खत्म कर कमलनाथ ने ये मैसेज देने की कोशिश की थी। भाषणों में सुना था हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि वो ग्वालियर से अपने प्रचार को खत्म करना चाहते थे क्योंकि सुधीर, जिस इलाके में अभी आप हैं ग्वालियर चंबल की ये सीटें डिसाइड करेगी कि आगे क्या होना है। हालांकि बाकी सीटों को भी जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़े हुए। नवीन, 2008 की बात कर लें, 2013 की बात कर लें या 2018 की बात कर लें, ये 28 सीटें पहले भी तय करती थी कि सरकार किसकी बनेगी और अब भी ये इतिहास बनेगा कि उपचुनाव में ये 28 सीटें ही तय करेगी कि सरकार किसकी बनेगी। कहां है, क्या रस्साकशी देख रहे हैं? भोपाल में है तो किस तरह की स्थिति, क्योंकि थोड़ी देर बाद जितने भी नेता हैं सीधे फिर अपने कुनबे में आ जाएंगे। बिल्कुल विजय, 15 से 20 मिनट का वक्त बचा है। चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। जितने भी नेता हैं, जितने भी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के दिग्गज हैं जो इस वक्त आम सभाएं कर रहे हैं या नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, वो अब से 10 से 15 मिनट बाद वो शहर, वो ज़िला, वो इलाका छोड़ देंगे और उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन स्टार्ट हो जाएगा। दोनों ही पार्टियों की रणनीति है किसी भी तरीके से बूथ मैनेजमेंट किया जाए। आखिरी मौके तक अगर कोई नाराज़गी किसी में है तो उस नाराज़गी को दूर किया जाए। लिहाजा दोनों ही पार्टियों ने जो स्थानीय
लोग हैं, जो स्थानीय कांग्रेस से बीजेपी के जो नेता हैं, उनको जिम्मेदारी दी है बूथ का मैनेजमेंट करने की। कांग्रेस की रणनीति इस बार बेहद दिलचस्प है। 50-50 वोटरों पर एक 50-50 बूथों पर एक बड़े पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। बूथ मैनेजमेंट के लिए कांग्रेस के 17 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उसके पदाधिकारी बूथों पर नजर आएंगे। चाहे वो स्थानीय जो लोग होंगे कांग्रेस के, वो वहां पर बूथ का प्रबंधन करेंगे। कांग्रेस की कोशिश है कि जो वोटर्स में, पब्लिक में जो गुस्सा है, उस गुस्से को किसी भी तरीके से कैश कराया जाए, नाराजगी को गुस्से में तब्दील कराया जाए और घरों से निकालकर वोटर्स को किसी भी तरीके से पोलिंग बूथ तक पहुंचाया जाए, ताकि कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सके। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो अकेले बड़े चेहरे हैं शिवराज सिंह चौहान, वो 84 आम सभाएं कर चुके हैं, जबकि कमलनाथ 40 से 42 आम सभाएं कर चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बात करूं तो 55 से 60 के आसपास सभाएं और रोड शो कर चुके हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, वी डी शर्मा 40 के आसपास रोड शो और सभाएं कर चुके हैं। तो इस तरीके से कांग्रेस बीजेपी के जितने सितारे थे सभी जमीन पर उतरे हुए थे, और अब से 10 से 15 मिनट बाद विजय, ये सभी अपना शहर, अपना जिला, विधानसभा क्षेत्र छोड़कर अब आगे की रणनीति पर काम करेंगे। बिल्कुल, वाकई विजेंद्र के पास चलते हैं। विजेंद्र, कहाँ हैं आप? क्योंकि अब ऐसी स्थिति में 355 प्रत्याशी, दोनों ही तीनों पार्टियों के या बाकी लोगों को भी मिला ले जो किसी और दल से हैं या निर्दलीय भी हैं, 355 उम्मीदवार मैदान में, क्या स्थिति देख रहे हैं? जिस क्षेत्र में हैं वहां आज क्या हुआ? जी हाँ विजय, बताना चाहूँगा आपको कि आज मैं गुना जिले की बमौरी विधानसभा सीट पर हूँ, और ये वो गुना है जहाँ से दो बड़े दिग्गज नेता हुए, दिग्विजय सिंह और साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया। जब तक सिंधिया कांग्रेस पार्टी में शामिल थे तब तक एक इंटरनल ये बात तय थी कि वो दीगर विधानसभा क्षेत्रों में नहीं जाएंगे और दिग्विजय सिंह उनके अलावा सिंधिया के क्षेत्र में नहीं जाएंगे। तो ये ऐतिहासिक तौर पर ये आज हुआ है यहाँ पर कि बमौरी में पहली बार दिग्विजय सिंह पहुंचे, उन्होंने एक आम सभा को संबोधित किया। गुना जिले में बता दूं आपको, यूँ तो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, चाचौड़ा और राघोगढ़, जहां से दिग्विजय सिंह का खासा प्रभाव है। वहीं गुना और बमौरी सीट जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव प्रचार किया करते थे। लेकिन जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उसके बाद ये तमाम पुराने पैक्ट जो हैं वो खत्म हो गए। आज दिग्विजय सिंह और कांतिलाल भूरिया ने बमौरी में एक आम सभा को संबोधित किया। तीखे हमले दिग्विजय सिंह की ओर से भी किए गए। एक बार फिर टिकाऊ और बिकाऊ का नारा दिया गया और ये कहा गया कि टिकाऊ के साथ जनता रहे, लोकतंत्र का साथ जनता को दिया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं बमौरी के अलावा, तो आज अशोकनगर और शिवपुरी जिले की करेरा सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और साथ ही साथ उमा भारती ने आम सभा को संबोधित किया और एक तरह से बुआ और भतीजे की जोड़ी के तौर पर पेश करने की कोशिश खुद उमा भारती और सिंधिया ने अपनी इस जोड़ी को की। और लगातार इसमें भी उमा भारती और साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों की ही ओर से तीखे हमले बीती सरकार पर किए गए, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर किए गए। और ये कहा गया कि अब तस्वीर को बदलने के लिए और क्षेत्र में विकास की खातिर भारतीय जनता पार्टी को चुनना जाना चाहिए। लेकिन ये पूरा, अगर हम इस पूरे क्षेत्र की बात अगर करते हैं तो खासा रोमांचक ये पूरा चुनाव प्रचार रहा। खासे व्यक्तिगत हमले भी इसमें किए गए, जैसा कि आज भी तमाम सभाओं में नजर आया। लेकिन अब चुनाव प्रचार का जोर जो है वो थम गया है। भले हम मुंगावली सीट की बात करें, अशोकनगर की बात करें, बमौरी सीट जहां पर मैं मौजूद हूँ गुना जिले की, या कि शिवपुरी की करेरा और पोहरी, यहाँ तमाम ये जो 5 सीटें हैं, विजय बता दूं कि कांटे की टक्कर इस 5 सीटों पे है। कतई ये मुकाबला वन साइडेड नहीं है। और अब चूंकि चुनाव प्रचार का शोर थम गया है, डोर टू डोर प्रचार प्रत्याशी जरूर कर पाएंगे, लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा ये पता चलेगा 10 तारीख को। फिलहाल प्रेडिक्शन करना मुमकिन नहीं है और जोरदार चुनावी मुकाबला, इसी स्थिति को समझते हैं विजेंद्र। आगे चलते हैं और रवि एवराज सिसोदिया से बात करते हैं। रवि, सांवेर सीट पर आप मुझे दिख रहे हैं और मालवा की 5, निमाड़ की 2, कुल मिलाकर 7 सीट। क्या समीकरण, किस तरह की स्थिति, और चुनाव प्रचार खत्म होने में लगभग सिर्फ 9 मिनट और बाकी हैं। इन 9 मिनट से पहले क्या तेजी देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज दोनों ही पार्टियों के जितने भी नेता हैं और जितने भी जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने अपने अगेंस्ट वाले क्षेत्रों में ज़्यादा फोकस किया है। यानी कि कांग्रेस जिस बेल्ट से हारता आ रहा है, उस बेल्ट में आज पूरी जी जान लगा दी है। सुबह से लेकर शाम तक जितने भी समर्थन वाले नेता हैं और क्षेत्र के जितने भी बूथ प्रभारी हैं, उन सबके साथ मिलकर यह फोकस दिया जा रहा है। कांग्रेस अपनी ओर से जो एक इस कवायद में लगी है कि लोकतंत्र को बचाया जाए और गद्दारों के साथ ना दिया जाए, वहीं दूसरी ओर
बीजेपी ने भी अपने जो वीक पॉइंट है, यानी कि वो क्षेत्र जहाँ से लगातार 5 सांवेर के क्षेत्र के वो 5 गांव जहां से लगातार वो हारती आ रही थी, उस पर ज़्यादा फोकस किया है और उस पर जो भी पन्ना प्रमुख हैं और जो जितने भी बूथ प्रभारी हैं उनको सबको साथ में लेकर उस ज़्यादा फोकस दिया गया है कि अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में बीजेपी की सरकार अगर रहती है तो कितना फ़ायदा जो है वो क्षेत्र के लिए होने वाला है। दोनों ही पार्टियों को यदि देख लिया जाए तो दोनों ही स्टार प्रचारकों के तौर पर बाकायदा बहुत ज़्यादा अपनी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस की तरफ से यदि बात की जाए तो दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा, मुकुल वासनिक जैसे बड़े दिग्गज नेताओं ने सांवेर क्षेत्र को, क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट है, तुलसीराम सिलावट की अगर बात की जाए तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफ़ी खास माने जाते हैं और ऐसे में इस सीट को बचाना बीजेपी के लिए अपनी एक साख की बात भी है। और इसी के लिए रमेश मेंदोला, जो कि प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतते आए हैं अब तक विधानसभा चुनाव में, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो तुलसीराम सिलावट के नैया को पार लगाएं। और इधर अगर बात की जाए तो प्रेमचंद गुड्डू, चाहे मुख्यमंत्री हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता, चाहे कैलाश विजयवर्गीय, जिन पर जिम्मेदारी भी है सीट की, हर एक नेता, हर एक मंत्री कोशिश कर चुका है अपनी अपनी जगह पर, अपनी अपनी स्थिति पर। आगे बढ़ते हैं, सीधे चलते हैं नासिर गौरी के पास। नासिर, जिस क्षेत्र की आप पत्रकारिता करते हैं उस क्षेत्र से ये बवाल उठा, उस क्षेत्र से अब ये बवाल शांत होगा, उस क्षेत्र की जनता भी जो है ये बवाल सारा देख रही है, अपने मन में कई सवाल थामे हुए हैं, 3 तारीख का इंतजार वो कर रही है। और इस ग्वालियर चंबल इलाके में सीधे अगर ग्वालियर की बात करूं 9 सीटों पर, इस ग्वालियर इलाके में किसने प्रचार नहीं किया? हर व्यक्ति ने प्रचार किया और यहां भाषा की मर्यादाएं भी तार तार हुई। बिल्कुल सही कहा विजय, ये ग्वालियर चंबल संभाग है, यानी कि 16 सीटें ऐसी हैं जहां पर उपचुनाव होना है और ऐसे में यही वो ग्वालियर है जहां से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिराने का काम किया गया था और फिर से इसी ग्वालियर चंबल संभाग की वजह से शिवराज सरकार वापस लौटी और अब आने वाली 10 तारीख को तय होगा कि मध्य प्रदेश की अगली सरकार किसकी हो, ये भी ग्वालियर चंबल संभाग से डिसाइड होगा। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने ही पुरजोर कोशिश की है ग्वालियर चंबल संभाग की जो 16 सीटों को फतह करने की कोशिश यही रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेके आए। लेकिन जिस तरह का जो माहौल देखा गया, जिस तरह का यहाँ पर मुद्दे हैं वो गोड़ हो गए थे, जो चुनाव है वफादार बनाम गद्दार के बीच में सिमट कर रह गया था। लेकिन आज सीएम पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, साथ ही रोड शो भी मुरैना में किया, यानी कि ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे चंबल अंचल से उन्होंने इस अपने प्रचार का समापन किया और शुरुआत भी की थी। 18 नवंबर को ग्वालियर चंबल अंचल से उन्होंने अपने प्रचार की शुरुआत की थी और आज समापन भी यहाँ से ग्वालियर से किया और उन्होंने इस बात का साफ उल्लेख किया कि यहाँ से उनकी सरकार को गिराने का जो काम किया गया था वो ग्वालियर चंबल संभाग से किया गया था, इसलिए उन्होंने ग्वालियर को चुना, ग्वालियर में ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का समापन किया। नासिर, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकता हूं, नासिर आपको रोक रहा हूं, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं क्योंकि हम फिर वापस लौट रहे हैं, हेडलाइंस के साथ आएंगे और बड़ी खबर के साथ आएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि हर एक सीट पर हम समीकरण तलाशने की कोशिश करेंगे।